हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में पुनः आपका स्वागत करता हूं। और चूंकि कल का वीडियो हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया था, कल ही मतलब कि आया था वीडियो, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी थे और उसका आप लोगों ने आंसर भी मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने दिया ही होगा। और आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। और आज की वीडियो में सर्वप्रथम हम लोग कौन सा एक्ट लेके आते हैं, कल वाला ही एक एक्ट है पीएमएलए एक्ट। तो ये जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में फिर से ये निर्णय आया हुआ है कि एससी अपहोल्ड पावर ऑफ अरेस्ट रेड अंडर पीएमएलए। मतलब रेड का जो पावर है एससी जो होगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो होगी वह पीएमएलए के अंदर में संचालित करेगी। और चूंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है तो पहले से ही चल रहा है, इसको कौन हेल्ड करती है, मतलब जो इसको पूरा का पूरा रेड कौन सी यूनिट के माध्यम से रेड किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्ट के माध्यम से किया जाता है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्ट को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से जो है आपका जो रेड का कार्यक्रम होता है पीएमएलए के विरुद्ध में, मतलब पीएमएलए के लिए, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए। इसमें क्या होता है, हम लोगों ने क्या बोला कि देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताते बताते ये बोला है कि देखिए इसमें 240 पिटीशन जो है पूरे के पूरे दायर हैं आपके पीएमएलए के अगेंस्ट में, कि इतने सारे मान लीजिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के यहाँ पे पूरे के पूरे मुद्दे हैं हमारे लिए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा हुआ है कि देखिए जो ईडी को जो बहुत सारे पावर दिए गए हैं पीएमएलए के उसमें ऑफेंस के लिए, कि आप ईडी कौन कौन से निर्णय ले सकती है, मतलब कौन कौन सा मुद्दा इसमें लेके चलेगी, कि द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज़ हेनियस एंड ऑफेंस एज टेररिज्म। मतलब कि क्या है, टेररिज्म से भी खतरनाक है। मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये केस होता है ये वह टेररिज्म से भी खतरनाक है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है तो मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से जो ईडी जो काम करेगी तो वह अपना हर एक जो क्या होता है रिपोर्ट है वह प्रस्तुत करे। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है पीएमएलए के माध्यम से, ये कहा गया ईडी के लिए, ठीक है। तो इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि भैया ईडी क्या होता है, आपका पीएमएलए क्या होता है। तो पीएमएलए के लिए यदि आपको वीडियो देखना है तो पीएमएलए का आप वीडियो कल की वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि उसके माध्यम से हम लोगों ने 2002 में एक कानून लेके आए पीएमएलए के लिए, है ना, कि हम लोग ऐसे करके मनी लॉन्ड्रिंग को क्या करेंगे, हम लोग उससे लड़ेंगे। और क्या है कि उसके बाद बहुत सारे संशोधन भी हुए, 2012 में भी हुए आपका, है ना, अभी वर्तमान में भी हुए हैं, तो इसको आप लोग देख लेंगे। और अब ये क्वेश्चन ये आता है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जनरेटेड बाय क्रिमिनल एक्टिविटीज सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग एज टेररिस्ट फंडिंग अपेयर टू हैव कम फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्स। मतलब कि गलत माध्यमों से जो पैसा आता है, मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है देश में, उसके लिए क्या होता है आपका पीएमएलए को लाया जाता है, जिसमें क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से जो हम लोग को ब्लैक मनी को काले धन को हम लोग सफ़ेद धन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी होता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत ही आता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को आप लोग देख लेंगे, बहुत ही आसान है, इसको आप लोग देख लेंगे आराम से। अब एक आता है कि व्हाट इज़ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के बारे में आता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या होता है, प्रवर्तन निदेशालय क्या होता है। तो यह एक ऐसी निकाय है जो हमारे भारत देश में जो ये क्या होती है वित्तीय जांच की एक एजेंसी है ना, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्टर एंड फाइनेंस के माध्यम से संचालित की जाती है। मतलब का राजस्व मंत्रालय के माध्यम से, राजस्व एवं वित्त मंत्रालय के माध्यम से इसको हेल्ड किया जाता है। सबसे पहले इसको हम लोगों ने बनाया कब था, तो इसको हम लोगों ने बनाया था सन 1956 में, 1 मई 1956 को बनाया था, है ना। और किस माध्यम से बनाया था, इसको हम लोगों ने बनाया था एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वॉल्यूशन के वो करने के लिए अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 में हम लोग ईडी को लेके आए, मतलब कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को हम लोग लेके आए। अब चूंकि ये क्या था कि भाई गर्मा गर्मी छा गई यार, कि पूरा का पूरा रेट डाल देगी और पूरा हमारे जो काले धन को पूरा का पूरा बर्खास्त कर देगी। तो पहले जब ये आई तो आप बताइए कि पहले इसका नाम यही था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट था, तो नहीं, पहले इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट था, सॉरी। और फिर इसका 1957 में संशोधन करने के बाद इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहा गया। और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करूंगा, प्रवर्तन निदेशालय जो होता है वह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो होता है वो उसके माध्यम से 1999 का जो अधिनियम है उसके माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित करती है। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मतलब कि पीएमएलए के माध्यम से रेड के कार्यक्रम को संचालित करती है। तो पीएमएलए के बारे में आप जान चुके हैं और इस विषय में भी जान चुके हैं कि एससी ने कौन कौन से निर्णय लिए हैं, और इसको आप विस्तार से पढ़ के भी आप इसके बारे में जान सकते हैं, जो कि आपको पेज आपके सामने दिख रहा है।
अब एक बहुत सारे भी मुद्दे आते हैं जिसमें से हम कुछ और मुद्दों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक मुद्दा ये आता है कि विथड्रॉ जीएसटी ऑन मिल्क प्रोडक्ट्स से डेयरी फार्मर्स। तो डेयरी फार्मर्स ने कहा कि देखिए भाई साहब, जो क्या है, जो मिल्क सेक्टर में फिर जीएसटी जो आप लोग लगा रहे हैं मिल्क प्रोडक्ट्स में, उसको आप ख़त्म करिए। वो किसने कहा है आपका? वो आपका जो डेयरी फार्मर्स हैं उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो क्या हुआ कि आप लोगों को तो पता होगा कि इस समय बहुत सारे मतलब कि 5% जो है टैक्स लगा दिया गया टोटल मिला के, जितने भी डेयरी के पैकेज प्रोडक्ट्स हैं, पैकिंग प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि जो जितने भी पैक्ड प्रोडक्ट होंगे, चाहे घी की बात हो गई, चाहे आप मक्खन हो गया, चाहे आपका क्या बोलेंगे उसको हम लोग, दूध बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे उसको, आपका हो गया दही हो गया, है ना। तो इन सब प्रोडक्ट्स में आपको 5% ओवर जीएसटी चूँकि लगा दिया गया है, तो उसके लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस संबंध में तो महत्वपूर्ण मुद्दा ये आता है यार कि इस विषय में और थोड़ा हम लोग जानकारी ग्रहण करें। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन डेयरी सेक्टर की हम लोग बात करेंगे तो भारत में चूँकि क्या है कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, डेयरी सेक्टर में भारत में बहुत अग्रणी स्थान पे है। वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है भारत। विश्व का 22% दुग्ध, मतलब कि जो डेयरी का जो प्रोडक्ट्स है उनका उत्पादन भारत में ही होता है। और एशिया का 57% जो है लोकल टोटल मिल्क प्रोडक्शन वह भारत में होता है। ठीक है। तो द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ इंडिया हैज़ ग्रोन फ्रॉम 17 मिलियन टन्स इन 1951 टू 188.7 मिलियन टन्स इन द ईयर 2018 टू 2019। मतलब हम लोग इतने वर्ष के अंतराल में हम लोगों ने 17 मिलियन टन का उत्पादन में अधिक वृद्धि कर दी है। ठीक है, ये हुआ है भाई। अभी बहुत सारे भी मुद्दे हैं। अब चैलेंजिंग क्या होता है, तो इसमें चैलेंजिंग ये आता है कि लैक ऑफ प्रॉपर पैकेजिंग इन लेबलिंग सिस्टम ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। दिक्कत तो ये होता है कि भैया जो ये मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पैक करने में बहुत दिक्कत होती है, उसके ख़राब होने की भी दिक्कतें होती है। तो लैक ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस, द अंडरस्टैंड ऑफ माइंडेस्ट ऑफ इंटरप्रीनियर्स, जो इंटरप्रीनियर्स होते हैं तो उनकी उपस्थिति सब जगह तो होती नहीं है। और क्या होता है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, मार्केट इंटेलिजेंस, मतलब कि बाज़ार में जो इंटेलिजेंस, मतलब सभी लोग उतने, मतलब कि सभी के पास वो दिमाग नहीं होता कि हम इस किसके माध्यम से अपने वस्तुओं को ये कर सकते हैं, कि सुरक्षित रख सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ों का अभाव भी होता है। कोल्ड चेन एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ आर नॉट इफेक्टिवली इन ऑपरेशन। और जो कोल्ड चेन वाली जो फैसिलिटी होती है जिसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो कोल्ड, मतलब कि ऐसी कुछ भी विधियाँ होती हैं जिसमें जैसे कि आप ट्रक के माध्यम से आप वस्तुओं को एक दूसरे से दूसरे जगह लेके जाएंगे, तो उसमें आपका क्या होगा, वो मतलब कि उसको आप लोग कोल्ड का, मतलब उसको ठंडा करने की फैसिलिटी उस ट्रक में होगी। बाकी क्या है, सब जगह ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, इसलिए भी क्या होता है, ये दिक्कतें क्रिएट होती हैं। अब आगे बात करते हैं कि नेशनल मिल्क डे अभी हम लोगों ने मनाया है, 26 नवंबर को हम लोगों ने नेशनल मिल्क डे मनाया है। तो देखिए आप लोगों से क्वेश्चन मेरा ये आ जाता है कि बताइए नेशनल मिल्क डे किसकी याद में मनाया जाता है? आपको भी ये भी बताइए आप मुझे, भले ही उत्तर मैं आपको बता दूं। आप बताइए कि हम लोग जो मिल्क डे मनाते हैं वह किसकी याद में मनाते हैं? एक तो क्वेश्चन ये हो गया। और श्वेत क्रांति के जनक, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? ठीक है, तो हम लोग आपको बता देते हैं कि अभी हम लोगों ने जो है आपका 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया है। ठीक है, हम लोग 26 नवंबर को ही हर साल ये नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। एवरी ईयर द फर्स्ट डे ऑफ जून इज़ ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड मिल्क डे। और विश्व दुग्ध दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 1 जून को मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, मतलब कि सॉरी विश्व मिल्क डे, विश्व वर्ल्ड मिल्क डे। एंड ये हिंदी और इंग्लिश का खेल यार बहुत तगड़म बिगड़म का खेल होता है, कभी कभी इधर तो कभी कभी उधर, तो आप सबको इनका इग्नोर करते चलना है, आपको ज्ञान से मतलब है भाई साहब, है ना। तो देखिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या होता है कि हम लोगों ने क्या मनाया, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया 1 जून को, 26 नवंबर को मनाए। भारत में श्वेत का मतलब कि ये दुग्ध दिवस मना लिया, भारतीय दुग्ध दिवस अब मनाते हैं। तो भाई किसकी याद में मनाते हैं मैंने आपको बताया। क्वेश्चन तो बोलो, क्वेश्चन का कमेंट करके उत्तर जरूर दो भाई। आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार। और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आप लोग लाइक भी नहीं करते हो। लाइक करने से ये होता है कि हमें कुछ अपार संपत्ति मिलती नहीं है, मुख्य रूप से होता ये है कि ये जो वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचता है। जब बहुत लोगों तक पहुंचेगा तो वीडियो भी बहुत लोग देखेंगे, जब वीडियो बहुत लोग देखेंगे तो हम भी क्या होंगे, इनकरेज होंगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे जिसके माध्यम से आप और हम तरीके से पढ़ सकेंगे। अब देखिए आगे जब हम लोग जाते हैं तो आगे क्या होता है कि हम लोग 26 नवंबर के बाद हम लोग आगे जाते हैं, वर्गीस कुरियन जी की याद में हम लोग हर साल मनाते हैं। और वर्गीस कुरियन जी का 2021 में 100वां मतलब कि जन्म जयंती मनाया गया है ना। इनका जन्म 1921 में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? उनके जन्म की बात करें तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म 1921 में हुआ था। 2012 में निधन हो गया था। आज से करीब करीब आपका 10 साल पहले ही उनका निधन हो गया था। अब इन्हीं को
अब क्वेश्चन पूछो, बाकी मैं उत्तर भी बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन का उत्तर खुद भी वहाँ पे लिखना है, क्योंकि लिखने से प्रैक्टिस होता है। द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया इज़ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना। ही इज़ फेमस फॉर हिज ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के लिए बहुत फेमस हैं, आप इतना याद कर लीजिए। उन्होंने भारत में 30 इंस्टीट्यूशन दैट आर रन बाई वेरियस फार्म्स एंड वर्कर्स के लिए किसने स्थापित किया था, वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी ने ही स्थापित करवाया था। और क्या है कि उन लोगों ने इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है, मतलब कि ये श्वेत क्रांति के क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, ठीक है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है देखिए क्या किया गया है उनको, ही वॉज ऑनर्ड विद सेवरल अवार्ड इंक्लूडिंग द रमन मैगसेसी अवार्ड 1963, कृषि रत्न 1986 एंड वर्ल्ड फूड प्राइज 1989। ही और उनको क्या है कि भारत का, आप बताइए कि भारत का सबसे उच्चतम नागरिक अवार्ड कौन सा है, सम्मान कौन सा है, मतलब कि आपका सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है भारत का। तो जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हाईएस्ट सिविल अवार्ड है भारत के, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, आपको तो पता होगा। तो ये तीनों जो हैं वर्गीस कुरियन जी को 1965, 1966 और आपका 1999 में मिल चुका है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वर्गीस कुरियन जी को ये सब मिल चुका है, मतलब कि जानी मानी हस्ती है भाई। ऑपरेशन फ्लड की भी बात करते हैं, इसको 1970 में चलाया गया था, है ना। बहुत ज़्यादा विकास करने वाला प्रोग्राम है। विद इन 30 या 30 साल में क्या करना था, ऑपरेशन हेल्प डबल मिल्क अवेलेबल पर पर्सन, मतलब कि एक व्यक्ति के लिए लगभग प्रति व्यक्ति के लिए दूना दूध का उत्पादन, दूना दूध मतलब उपस्थित हो पाए पूरे के पूरे हमारे भारत में। इसके लिए इन लोगों ने ऑपरेशन फ्लड को संचालित किया था। इसमें क्या गया था कि इसके माध्यम से किसानों पर भी क्या किया गया था, आपको बल दिया गया था कि किसान लोग भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें, ठीक है। तो क्या हो गया, फेसेस ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, तो इसमें बहुत सारे फेसेस हैं। आप इसको फेस 1 में 1970 से लेकर 1980 तक का दौर आता है। दिस फेस वाज फाइनेंस्ड बाय द सेल ऑफ बटर, ऑयल एंड स्कीम्ड मिल्क पाउडर, मतलब इसमें क्या था कि आपका बटर और मिल्क पाउडर के माध्यम से पैसा मतलब इसमें डोनेट हुआ था, डोनेटेड बाय द यूरोपियन यूनियन थ्रू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। और फेस 2 में क्या हुआ था, 1985 से लेकर 1985 तक चलता है कि ड्यूरिंग द फेस द नंबर ऑफ मिल्क सीड्स increased from 18 to 136. Milk outlets were expanded to about 290 urban market. A self-sustaining system was set up that included 4,250,000 milk producers spreads across 43,000 village cooperatives, ठीक है। अब ये आपका ये फेज़ 3 भी रहा है, जो कि 1985 से लेकर 1996 तक रहा है। आप इसको पढ़ सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा याद करने वाली बात है, कोई ज़्यादा वो है नहीं, है ना। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, हमको दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना था, हमको रूरल इनकम को मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो ये आय है उसको भी बढ़ाना था, हमको रिजनेबल प्राइस फॉर कंज्यूमर, मतलब कि जो क्या होता है, हमको जो कंज्यूमर जो होते हैं, जो भोक्ता होते हैं, उनके लिए एकदम मतलब कि ज़्यादा प्राइस भी ना हो यार, ऐसा हो सके, है ना। ऐसे इसमें बहुत सारे लाभ भी होते हैं, तो इन सबको हमको ध्यान में देखना है कि इट हेल्प डेयरी फार्मर्स डायरेक्टली देयर ओन डेवलपमेंट, मतलब इसमें जो डेयरी फार्मर्स होते हैं उनको खुद से मतलब कि तुरंत ही लाभ मिल जाता है। इट वॉज हेल्प्ड इंडियन बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड इन 2016-17, तो इसी ने हेल्प किया था कि 2016-17 में भारत जो है आपका वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया था दुग्ध का। तो ये होती है आज का वीडियो। आज का वीडियो मैंने इसलिए अधिक बड़ा नहीं बनाया है क्योंकि समय का अभाव था, और आपसे मैं इतने में ही निवेदन करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक तो ज़रूर किया करो यार। और आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, और उस पर ज़रूर से ज़रूर आपसे बात किया जाएगा, है ना। और कुछ मुद्दे क्वेश्चंस भी हैं, आपसे कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूँ, आप उस क्वेश्चंस का उत्तर ज़रूर लिख के दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए कि जो राज्यसभा होती है, जो कि संसद की एक भाग है राज्यसभा, तो राज्यसभा उच्च सदन है या निम्न सदन है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब वही बात आती है कि लोकसभा उच्च सदन है या निम्न सदन है। यदि आपको नहीं पता है तो आप जो है सर्च मार के भी लिख सकते हैं। कल मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था एक FCRA के बारे में, तो आपसे मैं पूछता हूँ कि FCRA को हम लोगों ने कब स्थापित किया था, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को आप लोग उसमें भी देख सकते हैं कि विदेशी अनुदान संशोधन अधिनियम जो है को हम लोगों ने कब लागू किया गया था। आपसे यदि वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आप सर्च मार के लिखिए, सर्च मारने से क्या होता है, याद बढ़ता है भाई, है ना। और आपको इन्हीं क्वेश्चंस का उत्तर देना है, बाकी क्वेश्चंस हम डेली लाते रहेंगे। हमारा जो वीडियोज़ होगा
तो यूपीएससी पर्पज़ के लिए तो रहेगा ही, साथ साथ क्या होगा, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सभी के लिए कारगर साबित होगा। और हम भविष्य में एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म बना के तैयार करेंगे। अभी तो धीरे धीरे हम लोग लगे हुए हैं, है ना। तो जय हिंद, जय भारत। सभी से पुनः निवेदन करूँगा कि सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना यार, है ना।